अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। बीजेपी नार्दन पट्टी में बहुत ही सघन तरीके से काम कर रही है ताकि इस क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो हासिल कर सकें और विपक्ष भी नार्दन एरिया में बीजेपी को घेरने की कवायद में जुट गया है। आज की परिचर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, बीजेपी ने जब 2019 में देश का चुनाव जीता था तब 300 से ज़्यादा सीटें उनको हासिल हुई थी, 303। और आपने देखा होगा कि इनमें से अधिकांश सीटें नार्दर्न एरिया की हैं, उत्तर भारत की हैं। उत्तर भारत मतलब हिंदी राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे भी देश राज्य शामिल, राजस्थान का एरिया भी सम्मिलित है, हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब भी उसमें सम्मिलित है। बीजेपी कई तो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने सारी की सारी सीटें जीत ली। अब बीजेपी के पास मुश्किल ये है कि अगर नार्दर्न एरिया में अपोजिशन उसको घेरने में कामयाब रहा तो साउथ में बीजेपी वैसे भी कमज़ोर है। तो अगर नॉर्थ में ग्रिप थोड़ी सी भी कमज़ोर हुई बीजेपी की तो विपक्ष के लिए ये मुफीद वक्त होगा कि वो बीजेपी पर हमलावर हो जाए। बीजेपी के सामने चुनौती अकेले कांग्रेस नहीं है। ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, बीजेपी की असली चिंता वो हैं। कांग्रेस से तो बीजेपी मुकाबला कर सकती है, लेकिन ये जो रीजनल लीडर्स हैं ये बड़े पावरफुल हैं। चले जाइए पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, शरद पवार, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती, के चंद्रशेखर राव, केसीआर। केरल चले जाइए, स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, और आजकल बीजेपी को करारी चुनौती दे रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। तो बीजेपी कांग्रेस से तो निपट लेगी, लेकिन इन लोगों से कैसे निपटेगी? क्योंकि ये सब अपने राज्य में भी मजबूत हैं, इनका अपना व्यापक जनाधार भी है और ये कई राज्यों में सरकार में भी हैं। ममता बनर्जी गवर्नमेंट रिपीट तीसरे टाइम, नवीन पटनायक रिपीट लगातार तीसरे टाइम, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से, अरविंद केजरीवाल कोई हरा ही नहीं पाता दिल्ली में, पंजाब अलग कब्जा कर लिया, अखिलेश यादव यूपी में चुनौती दे रहे हैं, मायावती 12.5% वोट के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ी हैं, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता, स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, केसीआर तेलंगाना में अनचैलेंज्ड, केरल कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ किसी को घुसने नहीं दे रही है। तो ऐसी परिस्थिति में नार्दर्न एरिया में अगर बीजेपी फोकस नहीं करेगी तो मुश्किलें उसके सामने आएंगी। और देश भर में 144 ऐसी सीटें रही हैं जहां बीजेपी को बहुत भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मा दिया है इन 144 सीटों पर। लेकिन सर्वाधिक भार कहाँ पे है बीजेपी पे? उत्तर प्रदेश 80 सीट, एक वक्त 71 सीट बीजेपी यहाँ से जीत के आई थी, अब 63 सीटें हैं, 2 और जीते हैं 65। तो ऐसे में बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश जीतना कितना बड़ा लक्ष्य है, कितना बड़ा टारगेट है? क्योंकि 2019 में यहाँ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बीएसपी का एक अभेद्य किले वाला अलायंस था, लेकिन बीजेपी उसको तोड़ने में कामयाब रही। लेकिन अब हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी घिर गई है। तो ऐसी परिस्थिति में पंजाब केजरीवाल, गुजरात करारी टक्कर मिल रही है, राजस्थान कांग्रेस सामने खड़ी है, मध्य प्रदेश कांग्रेस सामने खड़ी है, उत्तर प्रदेश 2 मशहूर दिग्गज। तो मुकाबला तो है दिलचस्प, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन क्या चुनाव तक इनमें कोई एकता हो पाएगी? अगर ये एक हो गए तो बीजेपी के सामने बहुत बड़ी मुश्किल, लेकिन अगर ये बिखर गए और बिखरे हुए लड़े तो बीजेपी के रथ को रोकना इनके लिए संभव नहीं होगा। लेकिन ये भी उतनी बड़ी सच्चाई है कि इन राज्यों में बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं है, चुनौती बड़ी कड़ी और करारी है। तो आज की परिचर्चा हम इसी विषय पर बहनों भाइयों बढ़ाने वाले हैं। विपक्ष कर क्या रहा है इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज की परिचर्चा में एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, आसिम वकार एमआईएम से हैं, दीपक मिश्रा पीएसपीएल शिवपाल यादव की पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि अगर अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, डिबेट बहुत दिलचस्प होगी। एक दूसरे को अगर हम टोका टाकी ना करें और डिबेट को आराम से चलाएंगे तो बहुत अच्छी परिचर्चा जाएगी। आज बड़ी ज्ञानवर्धक डिबेट है
और हम पूरे देश भर के क्षेत्रीय छत्रा, बीजेपी की तैयारी, अपोजिशन की प्रिपरेशन, इन सब पर खुलकर बात करेंगे। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह जी शुक्रिया। चुनौतियां बड़ी गंभीर हैं आपके सामने, क्योंकि नॉर्दर्न पट्टी में तो आप बहुत मजबूत हैं, साउथ में आप कमजोर हैं। अनिल दुबे भी हैं राष्ट्रीय लोक जी, जो 24 की तैयारी, अगर उसके लिए 24 घंटा आप कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे आप जीत के हैट्रिक के करीब पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी जी। और हमने जो एक सुचिता, पारदर्शिता वाली राजनीति शुरू किया, जिसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं, धर्मवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, संप्रदायवाद नहीं, वो युवा पीढ़ी को भी पसंद आ रही है, देश के लोगों को भी पसंद आ रही है। और मुझे लगता है कि 2017 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव ने 2019 के परिणाम को घोषित कर दिया था, उसी तरह उत्तर प्रदेश में जो 2022 के परिणाम आए हैं वो 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है। जो सरकार होती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, तमाम ढेर सारी बातें होती हैं। उसके बाद भी देखिए ब्रजेश जी, 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने एक इतिहास बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी पे ही भरोसा दिखाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं उसके नाते भी, और जो हमारे घोषणा पत्र हैं, जो हमारे संकल्प पत्र हैं, जो हमने वादा किया था, चाहे वो अनुच्छेद 370 का हो, राम जन्मभूमि का हो, किसान सम्मान निधि देने का हो या आवास देने का हो, इसके माध्यम से भी जो लोगों से, जो जनता से भारतीय जनता पार्टी जुड़ी है, उसके नाते भी जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। और हमारे आपने आपकी समीक्षा सुन रहा था, ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं इनसे कैसे निपटिएगा, जिनका नाम अभी मैंने जिक्र किया? देखिए, आपने नाम जिक्र किया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी की लोकसभा में अच्छी बढ़त हुई थी, 10 सीट पाए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास का आंकड़ा कितना है? 3 सीट है उनके पास। और अभी आपने कहा कि केजरीवाल साहब, आप बताइए, लोकसभा में केजरीवाल साहब के पास 1 सीटें थी और वो भी गवा दी हैं, उनके पास कोई सीटें नहीं हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं हम कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो है पूरे देश की जनता हमारे साथ, हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं। कोई 7%, कोई 2%, कोई 12%, कोई 9%, इस तरह से लेके हैं लोग। और समाजवादी पार्टी, जो 13 पार्टियां हैं केंद्र में, सबसे निचले पैदान पे समाजवादी पार्टी है और लगभग 10वें पैदान पे जो है बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बात कर लें। लेकिन आप इस तथ्य से कैसे इनकार कर सकते हैं कि रिसेंटली जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें 36% वोट शेयर समाजवादी अलायंस का था, 12.5% वोट मायावती के पास था। और चाहे मैं केसीआर की बात कर लूं, ममता बनर्जी की बात कर लूं, शरद पवार की बात कर लूं, ये सब आपकी राह में बड़ी चुनौती हैं। देखिए ब्रिजेश जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है और देश के लोग देख रहे हैं कि जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध होता है और भारत के 22,000 लोग वहां फंसे रहते हैं, तो किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन से भी बात कर लेते हैं और रसिया से भी बात कर लेते हैं और कहते हैं सिर्फ 4 घंटे आप युद्ध बंद करिए, हम भारत के लोगों को वहां से निकाल लेंगे। और सिर्फ भारत के ही नहीं, 4,000 बाहर के लोग ही भारत के झंडे को लेकर जब आ जाते हैं, जब हमारे सीमा पे 27 ऐसे नेशनल हाईवे बन रहे होते हैं, जब हम 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ने की कुवत रखते हैं, जब अमेरिका जैसा देश कहता है कि हम रक्षा उपकरण भारत से लेंगे और हम ड्रोन जो बनाएंगे वो भारत में ही बनाएंगे, मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी, आज की प्रदेश के लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होगी ब्रिजेश जी, तुलना करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि देश में दूसरे की सरकारें नहीं रही, निश्चित तौर पे हमसे भी कुछ न कुछ भूल हो जा रही होगी, कुछ कमी रही होगी, लेकिन जो 90% से ऊपर पासिंग मार्किंग में जा रहा है और जो केवल एक धर्म की बात करता रहा हो, जो केवल एक क्षेत्र की बात करता रहा, मुझे लगता है कि जब जनता लोकसभा में वोट देने का मन बनाती है, धन्यवाद तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मत दे देती है, क्योंकि भारतीय जी। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनी। ये तो कह रहे हैं कि हम तो इंटरनेशनल इशू तक हैंडल कर लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जीत के दिखाएंगे। देखिए, तेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। इन्होंने नेशनल हाईवे बॉर्डर पे इतने बनाए कि गलवान घाटी तक हमारे 20 सैनिकों को शहीद होना पड़ा। इनका विकास साहब इस तरह से है
कि आज जो रुपया है वो अपने सबसे बदतर हालात में, डॉलर के मुकाबले रुपया पूरे, अगर आप आज़ादी के बाद का दौर देखें तो पूरे सबसे बदतर हालात में है। इनका विकास इस तरह से है कि आज देश बेरोजगारी के गर्त में है, और इनका विकास इस तरह से है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400 गुना फीस बढ़ रही है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इनका शुचिता देखिए, इनका शुचिता और न्याय देखिए कि अंकिता बेटी के साथ क्या हुआ उत्तराखंड में, जो देवभूमि थी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के यहाँ तार तार हो गई। इनके ये सब कर्म है। तो बात करना और उसको यथार्थ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा अगर कोई झूठ नहीं बोल सकता, इनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर। पर इनसे निपटने की आपकी तैयारी तो बताओ। इन पर आरोप तो आप हजार लगा रहे हो, पर इनसे निपटोगे कैसे, ये तरीका बताओ ना। देखिए, इन्होंने ठीक बात कही कि हमारे ऊपर इनकम्बेंसी सरकार नहीं चल रही है, ये तानाशाही चल रही है। और जब भी तानाशाह अपने चरम पर होता है तो उस समय उसका विद्रोह होता है। और मैं समझता हूं कि विद्रोह का जो बिगुल है वो इस देश के बिहार से लेकर तमाम राज्यों में, आज भी देश में 14 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी बात कही कि इनका जो वोट शेयर था, इनसे हमारा मात्र 5% की कमी है, 5 नहीं 3% अगर आप एक्चुअल जाएं तो। और आर्टिकल 324 ये कहता है कि देश के निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी है कि हर अवयस्क व्यक्ति का वोट पड़े। आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं खत्म कर रहा हूं। अभी फिर उसमें दो हाथ कर लेना, पता चल जाएगा आपके पास कितना और उनके पास कितना। चूंकि आपका एक जिम्मेदार जो बीत गई उस पर क्या बात करें। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी समर्थित लोगों के वोट कटवाए गए, वोट रोके गए, नहीं तो हमारा जो पोलिंग परसेंटेज था इनसे ज्यादा था। और अगर समाजवादी पार्टी के लोगों का, समर्थित लोगों का अगर वोट पड़ा होता, आपके चैनल पर एक बड़ा आरोप है देश के इलेक्शन कमीशन पे, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में समाजवादी अच्छा, तो 24 में आप लोग के वोट पड़ जाएं, इसकी कोई व्यवस्था किए हो? 22 से कुछ सीखे हो? समाजवादी पार्टी, आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सड़क से लेकर सदन तक उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के सवाल पर, किसानों के उनके दाम के सवाल, वोट कैसे पड़वाओगे ये बताओ। बहनों की सुरक्षा, ये वोट पड़वाने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतना भारत समाचार चैनल की है, और उतनी हमारी कौन सी जिम्मेदारी, हम क्यों वोट पढ़वाएं? अरे बिल्कुल, लोग हम अपील कर देंगे कि भाई जाओ वोट करो, पब्लिक का मन है, करे न करे। सबसे मुखर स्तंभ है आप, चौथे स्तंभ है। मैं चाहूंगा कि आप भी सवाल खड़ा करें, देश का निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करे कि समाजवादी पार्टी के समर्थित लोगों के वोट क्यों काटे गए, और वो निष्पक्षता के आधार पर। अरे तो कोर्ट चले जाते, क्यों नहीं गए? चले जाते कोर्ट। अरे मैं तमाम बार ये सवाल खड़ा किया गया, और जरूरत पड़ेगी तो इस देश के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी अभी कल सुना अधिवेशन है, तो क्या उसमें निकलने वाला है खास अधिवेशन? अब अधिवेशन में चुनाव होगा, कल राज्य स्तरीय चुनाव होगा, फिर राष्ट्रीय स्तरीय चुनाव होगा। तो चुनाव में हमारे यहाँ निर्वाचन होता है, अब निर्वाचन में क्या निकलेगा ये तो रिजल्ट आएगा तो आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू, सुरेंद्र राजपूत जी को लाया जाए, निर्विवाद, बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी बेहतरीन और समसामयिक और समावेशी विचारधारा के नेता हैं। धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी को लाया जाए। भाई सुरेंद्र जी, कांग्रेस इन दिनों चर्चा में बहुत है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो और चाहे वो बगावत हो। तो एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, और मैं देख रहा हूं कि कई राज्यों में कांग्रेस टूट रही है, चाहे गोवा हो चाहे राजस्थान हो। क्यों? जनता जुड़ रही है। नेता, जिन नेताओं को, जैसे गोवा में था, हमारे पास सत्ता नहीं थी, गोवा के विधायक वहाँ चले गए। राजस्थान के अगर आप असंतोष को या राजस्थान की गुटबाजी को आप बगावत कहते हैं तो ये आपकी निर्मम मीमांसा है। इस मीमांसा को भी हम धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेते हैं। राजस्थान में कोई बगावत नहीं है, सारे गुट कांग्रेस के हैं, सभी लोग कांग्रेसी हैं। कांग्रेस की सरकार वहाँ स्थिर है। अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, बड़े धीर, गंभीर, ऊर्जावान और क्या नाम, बहुत सीनियर नेता हैं। बाकी जितने भी कैंप के लोग हैं, चाहे सचिन पायलट साहब हो, ऊर्जावान नेता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई बगावत वाली बात नहीं है। मैं आपसे दो बातें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं। एक तरफ जब तक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू नहीं हुई थी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप उतने निर्मम कभी नहीं रहे, लेकिन हां, आपके जो साथी बाराती, जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उन सारे साथी बाराती उन्होंने कि भाई आप सड़क पर क्यों नहीं आते हैं, आप इस पर क्यों नहीं। अब सड़क पर जब हमें अपार जन समूह मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अशक्त, वयोवृद्ध, जितने भी लोग हैं, सर शख्स हमारे साथ चल रहा है, उस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थित लोग अब हमें
कभी टी शर्ट के मामले पर, कभी जूते के मामले पर, कभी मोजे के मामले पर, कभी कंटेनर के मामले पर, और अब हमारे कुछ असंतोष के मामले पर लेकर के जो कुछ गलतफहमी हो गई थी, जो अब दूर हो गई है, उसके मामले पर हमें बिना वजह घेरने की बात कर रहे हैं। हम इससे बिल्कुल अलग हैं। हम बहुत, आपके पास सर बीजेपी को पकड़ने का कोई प्लान है 2024 सॉलिड प्लान? बीजेपी के तो मैं आपको बताऊं सर, कहते हैं ना कि अपना सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। सच्चाई यह है कि भाजपा को कांग्रेस नहीं पकड़ेगी, भाजपा की गर्दन और भाजपा का कॉलर जनता पकड़ेगी। जनता पूछेगी कि अग्निवीर क्या है, जनता पूछेगी कि 30 साल की नौकरी की जगह 4 साल की नौकरी क्या है, जनता पूछेगी कि बेरोजगारी का समाधान कहां है, महंगाई का समाधान कहां है। चीन ने जो हमारे अपने क्षेत्र में गांव और सड़कें बना ली हैं, पुल बना लिए हैं, अभी ये लोग कह रहे थे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बात, जनता पूछेगी। जनता ये भी पूछेगी कि 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए करके डीजल पे आपने जो 28 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं वो कहां हैं, उसका हिसाब क्या है। जनता ये भी पूछेगी कि 2014 में 55 लाख करोड़ रुपया जो था देश पर कर्ज था। मुद्दे तो हैं, आपकी तैयारी बताओ। मैं तो अरे सर, आप लड़ोगे कैसे? आप जैसा सुधी पत्रकार ये पूछ रहा है तो तैयारी बताओ, कैसे लड़ेंगे इनको, ऐसे पकड़ेंगे? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में सांप्रदायिकता के खिलाफ, आर्थिक असमानता के खिलाफ जो इनकी ताकत जानते कहां है? नॉर्थ में। हाँ तो आने दीजिए ना, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं जो इनकी ताकत। नॉर्थ में कैसे पकड़ोगे ये प्लान बताओ। ये भी मैं बताता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मायावी लोग हैं, मायावी लोगों के लिए मायावी लोगों के हर अंग पर तीर मारा जाता है। कहीं कांग्रेस तीर मारेगी, कहीं अन्य पार्टियां तीर मारेंगी, कहीं हमारे साथी लोग तीर मारेंगे, कहीं हमारे विरोधी लोग भी तीर मारेंगे। कोई नाभि पर तीर मारेगा, कोई सर पर तीर मारेगा, कोई बाह में तीर मारेगा, कोई टांग पे तीर मारेगा। मायावी लोगों का बहुत स्पष्ट रूप से जनता मायावियों को उनकी जगह दिखाएगी। जनता पूछेगी कि गाय के नाम पर आने वाले आज की डेट में लाखों पशु क्यों मर रहे हैं, लाखों गायें क्यों मर रही हैं। आप गाय के नाम पर मानते थे, आप साधुओं के नाम पर मांगते थे, आज की डेट में गाय के नाम पर फालू खान को मारा जा रहा है और बच्चा चोरी के नाम पर साधुओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। आप बताइए ना मुझे, अंकिता की हत्या, आप हत्याकांड भारतीय जनता पार्टी का। तो नॉर्थ में आप लोग कोई अलायंस करेंगे या फिर अकेले लड़ेंगे? सर मैं आपसे बताऊं, हम तो बता रहे ना, हमारा भी अलायंस और प्रतिपक्ष का भी अलायंस जनता के साथ है। जो जनता चाहेगी वो होगा। आप मतलब कोई सॉलिड प्लान नहीं है सर? सर सॉलिड प्लान बता तो रहा हूं। आज आप बताइए, पहले भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी, अडवाणी जी की पार्टी, मुरली मनोहर की पार्टी, मोदी जी की पार्टी, अमित शाह की पार्टी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या जानी जा रही है? मेघालय के उस उपाध्यक्ष की पार्टी जो वैश्यालय चलाता है। आज भारतीय जनता पार्टी जानी जा रही अंकिता के हत्यारों की पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी जानी जा रही है चिन्मयानंद की पार्टी, करें सर, कुलदीप सेंगर की पार्टी। तो क्या लोग नहीं जानते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी पटाओ का अभियान इन लोगों का चलता है, या बेटी बढ़ाओ और बेटी को बर्बाद करो? जी के खास दोस्त आसिम वकार को बुलाया जाए डिबेट में, MIM के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब। ये विपक्ष बीजेपी से लड़ पा रहा है कि नहीं, ये हिंदी पट्टी की बात बताओ, स्पेशली नॉर्थ की, जिसका जिक्र मैं आज कर रहा था। ये लोग लड़ पा रहे हैं, इनके पास कोई सॉलिड प्लान है या सरेंडर है बीजेपी के सामने? अब सब इनका प्लान तो मैं नहीं जानता। इतनी बातों से आपने क्या कैलकुलेट किया? इनकी बातों से कैलकुलेट सर, हम नाराज हो जाएंगे सर, फिर बीजेपी का एजेंट कहने लगेंगे। आपकी कोई रिश्तेदारी है? नहीं सर, नाराज हो जाएंगे। ना होने दीजिए, आप खुलकर बोला करो, कभी संकोच न किया। नहीं सर, मसला ये है कि इलाज का मतलब दवा वही दे सकता है जिसको बीमारी पता हो, और जिस डॉक्टर को, जिस मरीज को यही नहीं पता है कि बीमारी क्या है, तो वो रोज सुबह उठता है, एक नई गोली खा लेता है, कहता आज शाम तक ठीक हो जाएंगे। फिर शाम तक वही पोजीशन, फिर दूसरे दिन उठा, फिर उसने दवा दूसरी खा ली। सर जब तक के इनको अपनी प्रॉब्लम नहीं पता होगी तब तक के ये सही दवा इजाद नहीं कर सकते। जब तक दवा नहीं लेंगे तब तक बीमारी ठीक नहीं। अच्छा, मैं कहूँ कि इनको डायग्नोज करो तो आपकी पैथोलॉजी में इनकी क्या रिपोर्ट निकलेगी? सर मैंने तो डायग्नोज कर दिया है। क्या क्या बीमारी है इनको? नहीं सर, आज बताओ। नहीं, आज संकोच न करना। टीवी पे ना खुलवाइए सर, लेकिन सच्चाई एक बात बोल दूं आपसे, जो आया है वो जाएगा सर। ये तो जो जीता है वो हारेगा भी। प्रैक्टिकल बात करो सर।
सर प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, जो जीता है वो हारेगा। देखिए एक बात तो सच है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, हमारा वोट इससे कम अब नहीं हो सकता, इनका भी नहीं हो सकता कम, अब इनका कम नहीं हो सकता है। अब हमारा सबका वोट जो है वो बढ़ेगा, अब कम होगा बीजेपी का। अब हमारे पास ये टेंडेंसी होना चाहिए कि हम बीजेपी का वोट कितनी जल्दी और किस तरह से घटा सकते हैं। कैसे सर, कोई प्लान बताओ। सर मेरे पास है। आज बता डालो। नहीं सर, टीवी पे नहीं बताया जाता है। तो कैसे फिर नहीं, इन वो लोग अलर्ट के हो साथ जाएंगे बैठो सर। या तो फिर सर अगर प्लान सरहद पार का दुश्मन जान ले तो दुश्मन अलर्ट हो जाता है सर। तो अपना पर आपका प्लान, क्या मत है, ये लोग लड़ पा रहे हैं ठीक से कि नहीं? नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, अभी तो उम्मीद नहीं दिख रही है मुझे। और ये हिंदी पट्टी में फिर क्या होगा? यहीं से बगावत शुरू होगी, क्योंकि जहां वर्चस्व ज्यादा होता है बगावत भी वहीं शुरू होती है। आप समझिए बात को मेरी। अब है क्या, एहसन सिंह साहब बैठे हैं, फिर नाराज हो जाएंगे? उस दिन नहीं नाराज क्यों हो गए थे। नाराज होंगे? आप बोलो पहले राउंड में कोई किसी की नहीं, disturb मैं बता रहा हूं आपसे, अब जैसे भी नाराज हो जाएंगे। नहीं होंगे भाई। अरे हो जाएंगे सर। आप जबरन नाराज कराना चाहते हो, आप बोलो तो नहीं, सही, मैं अपनी बात ही ऐसी रखो। बोलूंगा नाराज हो जाएंगे ये तो मैं छेड़ने बात ही वाली ऐसी बात। बोलूंगा सर, ये नाराज आप हो बोलो जाएंगे। तो अब सही। समझिएगा, आप बात समझिएगा। अब मैंने कहा कि जहां वर्चस्व होता है बगावत वहीं शुरू होती है। और एक लाइन और बोल दूं आपसे कि बहुत वफादारी में और गद्दारी में बहुत महीन सी लाइन होती है, कब आदमी क्रॉस करके चला गया पता ही नहीं चलता है। ये अशोक गहलोत के लिए कह रहे हो? अब सर मैं खाली कह रहा हूं बस, जिसको जहां ले जाना हो फिट कर दे। वो होता ना, वो 16 खाने वाला इतनी बड़ी रिंच। बड़ी बातें कर रहे हो, आपकी क्या वैल्यू है हिंदी पट्टी में? कोई पूछने वाला नहीं है आपको। नहीं सर, बात हर तो सीट पे जमानत गंवाए और सबको ऐसे बता रहे हो जैसे आप अकेले गाइडिंग फोर्स हो। सर देखिए, हमने 14 का चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ा, मोदी जी आ गए। 2019 में हमने 3 सीटें लड़ी हमारी पार्टी ने। एक हैदराबाद की हमारी पारंपरिक सीट, जो पारंपरिक सीट है, दूसरी हमने लड़ी औरंगाबाद की, और तीसरी लड़ी किशनगंज की। औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस था, हमने शिवसेना को हरा दिया। 32 साल बाद शिवसेना को कोई हरा पाया तो उसने हराया MIM ने। और किशनगंज में हम हार गए, सेकंड पोजीशन पर रहे, लेकिन बीजेपी नहीं जीती, किशनगंज में कांग्रेस जीती। हमारी वजह से तो नुकसान ही नहीं हुआ, MIM की वजह से तो पूरे देश में नुकसान ही नहीं हुआ। पर ये क्यों आपको लेके इतना? हमारी वजह से विपक्ष की एक सीट कम हुई, सरकार की जो सीट थी। तो हिंदी जो- पट्टी में इस बार आप लोग चुनाव लड़ोगे? नहीं सर, चुनाव तो अब की लड़ेंगे, इस बार लड़ेंगे। फिर वोट काटोगे इनके? लेकिन सर आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं जो बोलना चाह रहा था। बोलो भाई साहब। नहीं, मैं बोलना ये चाह रहा अरे था, बोलो। मैं बोलना ये चाह रहा था कि अब एहसन सिंह साहब बैठे हैं, अभी आप उनसे कहिएगा तो कहेंगे इनके यहाँ प्रधानमंत्री कौन, 6 दावेदार, 15 दावेदार। सर दावेदार तो आपके यहाँ भी, मैंने आपसे भी कहा था। अब आप ये बताइए, अगर बीजेपी का ठाकुर प्रधानमंत्री बनना चाहे या बीजेपी का बैकवर्ड प्रधानमंत्री बनना चाहे, तो आप तो उसको सदा दे देते हैं, आप लोग तो उसको निकाल देते तो हैं। मोदी जी तो ओबीसी ही हैं। नहीं, बाकी उत्तर प्रदेश से कोई ओबीसी नहीं है सर, खाली मोदी जी आपकी अकेले देश में दिलचस्पी ओबीसी उनके हैं। यहाँ वैकेंसी क्रिएट नहीं, करने में क्यों मोदी है? जी खाली अकेले ओबीसी हैं। सर कंक्लूड करो सर। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर योगी जी बनना चाहें या राजनाथ जी बनना चाहें तो भाई बहुत से लोग हैं बीजेपी में जो योगी जी की अब पैरवी करते हैं। अब हम लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी में हैं। अब पता नहीं एहसन सिंह साहब किसकी पैरवी करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन अभी है, अगले राउंड में पूछ लेंगे उनसे। है वो मतलब है उनकी मतलब उनकी आपके हिसाब लालसा से है। विपक्ष ठीक से अभी तैयारी नहीं कर पाया लड़ने के लिए? नहीं सर, तैयारी है, विपक्ष की तैयारी है। विपक्ष अपनी लाइन नहीं ले पा रहा है, कहां से शुरू करें। ओके। लेकिन अनिल ये दुबे। सिंह साहब से पूछिएगा जी। कि अगर योगी जी बनना मैं चाहे अभी डिबेट के नेक्स्ट राउंड में प्रधानमंत्री उन्हीं तो पे क्या आऊंगा। तकलीफ है आपको भाई? हाँ बिल्कुल, डिबेट का नेक्स्ट राउंड में इसी सवाल से उन पे आएंगे। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुबे जी। ये बताइए कि मुकाबला तो नज़दीक आ गया है, पर कोई तैयारी व्यारी तो दिख नहीं रही है आप लोग की, सुस्ती छाई हुई है। नहीं ब्रजेश जी, कोई सुस्ती नहीं छाई हुई है, पूरे तरीके से सक्रिय हैं, पूरी तरीके से काम हो रहा है। अग्निवीर के मुद्दे पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में युवा पंचायतें अरे वो की मुद्दा गई हवा हो गया दुबे जी, और कोई पूछ नहीं रहा उस मुद्दे पूरे को। हर जगह नौजवान उमड़ा, हर जगह नौजवान आया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने जगह जगह पंचायतें की, नौजवानों का समर्थन मिला, लाखों की संख्या में नौजवान निकल करके आए।
आज हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और हम लोग मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं, विधानसभा में भी पश्चिम का द्वार आप ही के सड़क जिम्मे पर है। संघर्ष कर रहे हैं। अपोजिशन में पश्चिम का द्वार आपके जिम्मे है उत्तर प्रदेश में, नहीं, पर आपकी तैयारी लग नहीं रही है कि आप बचा हमारी पाओगे। तैयारी, हम तैयारी में लगे हुए हैं। आपको 2024 में आर्मी दिखाई दिख रही है, पड़ेगा, ना आपके सेनापति बहुत दिख रहे हैं, ना मजबूती के तैयारी, साथ किसानों ना के कोई सुरक्षित वाल बनाई है आपने, कैसे लड़ोगे? ब्रजेश जी, किसानों के एक सवाल हमला पर- हुआ और पूरा दम निकल गया। किसानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर हम लड़ने का काम कर रहे हैं। कौन लड़ रहा है? हम ही लोग लड़ रहे हैं ना। पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायतें हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवानों के बीच में गए, बेरोजगारी के मुद्दे पर दुबे गए। जी, अभी तो आपको यही नहीं पता कि कितनी सीट पाओगे और कितनी सीट पे लड़ोगे। सीट आप तो क्या ये तो तैयारी ये करेंगे? अलग का विषय है। सीट कोई तो लड़ेगा, हमारा गठबंधन तो लड़ेगा, हमारा गठबंधन लड़ेगा, हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और पराजित करने का काम करेंगे। तो बताओ, कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन, कोई मूवमेंट चला रहे हो आप लोग, कुछ कर रहे हो? कैसे लड़ पाओगे? मैंने इनसे? कहा नहीं, ये मूवमेंट ये तो रोज जा रहे हैं जनता के बीच, मथे दे रहे हैं। हम कहाँ जनता से बाहर हैं? हम तो किसानों के बीच में हैं, हम नौजवानों के बीच में हैं, हम छात्रों के बीच में हैं, हम विधानसभा में मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। कासिम बकार क्यों कह रहे हैं कोई तैयारी नहीं है? आप लोग का इलाज ही गलत हो रहा है, उठते हो गोली खा लेते हो। इसके लिए कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो उनका ये क्यों कह रहे हैं कि आप गोली खा लेते हो? नहीं, हम तो जो कर रहे हैं, हमें उनसे पूछने की जरूरत क्या है? हमें जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दों पर हम संघर्ष कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। और जहां ऐसे तो उन्हें नहीं कहना चाहिए ना कि गोली खा लेती है नहीं, बच्चे। जहां कहीं भी किसान की बात होगी, नौजवान की बात होगी, हम उसके साथ खड़े हैं। हमारा जनता के साथ अलायंस है, जनता जो कहती है वो हम करते हैं। अच्छा, मैं कुछ कहना चाह रहा था जी, इनको भी साथ ले लो, वकार को भी। नहीं, वकार क्या साहब गलती की है? वकार साहब तो हमारे दोस्त हैं ही हैं। ले लो अपने साथ वकार गठबंधन साहब में। से वकार साहब हमारे मित्र हैं। अरे मित्रता रखो बाद में, पहले इनको पार्टी का कुछ अलायंस अब कर लो। उनकी इनके पार्टी अलग है, पार्टियां सब अपनी अपनी चला रहे हैं। हमारा गठबंधन जो है वो मजबूती के साथ खड़ा है। इनको नहीं लोगे जनता के मतलब? साथ खड़े हैं ब्रजेश जी, और जनता के मुद्दों से कहीं पीछे नहीं हटेंगे। सदन में भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे। ओके, दीपक मिश्रा, पीएसपीएल, शिवपाल यादव की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सत्ता पक्ष को भी सुना और विपक्ष को भी सुना और अपने वकार भाई को भी सुना। आपको लगता है कि इन लोग की कोई तैयारी है? ये लड़ पाएंगे हिंदी पट्टी में बीजेपी से? आईटी पावर, महाशक्तिशाली। देखिए आदरणीय ब्रिजेश जी, 52 से लेकर अब तक के चुनाव का अगर ठीक से तात्विक मीमांसा की जाए तो समाजवाद, राष्ट्रवाद, समावेशी राष्ट्रीयता, तमाम वादों के बावजूद भी राजनीतिक जो चुनाव होता है वो अंततोगत्वा व्यक्तिवाद पे आ जाता है। नेहरू बनाम लोहिया की पार्टी 10-10, ये पहले 52 की बात कर रहा हूँ, 52 मतलब लोहिया की पार्टी 10% से ज़्यादा वोट पाती है और हिंदी बेल्ट में चुनौती देती है। आज हिंदी बेल्ट में मोदी के समानांतर कौन सा नाम है, और है तो वह कितना प्रभाव लोकमानस पर रखता है? इसमें दो राय नहीं कि बड़ी पार्टी कांग्रेस है और राहुल जी बड़े नेता हैं। 19.49% वोट उनकी पार्टी पाई थी, लेकिन वह हिंदी बेल्ट में हारे तो केरल चले गए। यही रहते लड़ते लोहिया 2-2 चुनाव लड़े, तब जाके विकल्प बने। और विपक्ष तब ही चेहरा बन सकता है, अपना चेहरा बना सकता है, जब यहां से कोई जयप्रकाश जैसा व्यक्ति उभरे। यहां तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी कुर्सी ही ज्यादा लगी हुई है। एक नेता बताइए, मैं अपवाद स्वरूप आदरणीय शिवपाल जी का नाम नहीं लेता हूं, उनकी पार्टी का प्रवक्ता हूं, जो अपनी ही पार्टी को बढ़ाना चाहता है। सब तो अपनी अपनी पार्टी में अपने को बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अब देखिए, विचारधारा के स्तर पर लड़ाइयां सैद्धांतिक होती हैं, सैद्धांतिक के बाद सांगठनिक स्तर पर होती हैं, उसके बाद सरकार में परिवर्तन के ख्वाब देखे जाते हैं। प्रथम और द्वितीय पक्ष पे कहां विपक्ष का कौन नेता खड़ा है? ये मैंने जो रीजनल लीडर्स की बात बताई आपको, ममता बनर्जी से लेकर केसीआर और स्टालिन तक और शरद पवार से केजरीवाल तक, देखिए मैं ये लोग बीजेपी का रथ रोकने की स्थिति में अपने राज्यों में हैं या नहीं है? देखिए मान्यवर, ये राज्य का जब चुनाव होगा, मैं तो पूरे भारत का आयावर हूं, पूरे भारत की आयावरी करता हूं। जितना उत्तर प्रदेश में रहता हूं उससे ज्यादा अन्य प्रदेशों में रहता हूं। मैं अपने आनुभविक अध्ययन के आधार पर यह कह रहे हैं, यह मेरा अनुभविक अध्ययन का निष्कर्ष है, जो आपका भी होगा।
अपने अपने राज्यों में जब स्टेट का चुनाव होगा तो ये जितने प्रभावशाली प्रतीत होते हैं उतना ही उनका परिणाम होगा। मतलब सैद्धांतिक रूप से जितने मजबूत दिखते हैं उतना ही वह व्यवहारिक रूप से मजबूत रहेंगे। लेकिन जैसे ही यह केंद्र का चुनाव आएगा, अचानक राष्ट्रीय मुद्दे, अचानक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, अचानक भावनात्मक मुद्दे इस कदर ओवरलैप करेंगे, इंटरमिंगल्ड हो जाएंगे, बहुत शुक्रिया। फिर ये उतना असर नहीं दिखा पाएंगे। बीरेन जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, 2024 के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और विशेष तौर पर हिंदी पट्टी यानी नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पर बीजेपी बहुत ताकतवर है। कई तो राज्य ऐसे हैं जहाँ बीजेपी ने पूरी की पूरी सभी सीटें जीत ली। क्या विपक्ष में कोई ऐसे ताकतवर नेता हैं या उनका इतना जनाधार है कि बीजेपी का रथ रोक पाए? समीकरण पर चुनाव लड़े जाते हैं, जिसके साथ कहीं पर मुस्लिम यादव हैं, कहीं पर दलित का मामला है, कहीं ओबीसी और जनरल को लेके चुनाव लड़ते हैं। ये अलग अलग फैक्टर पार्टियों के साथ हैं। बीजेपी को एक फ़ायदा ये मिला कि उसने लगभग हर जाति में सेंधमारी कर ली और ओबीसी का पूरा वोट उसने मोदी के नाम पर ले लिया। अब आप उत्तर प्रदेश में अगर नज़र डालें तो 80 लोकसभा सीटें सरकार तय करती हैं केंद्र की, लेकिन जो दल हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस के पास 2 है, मायावती के पास 1 है, तो लोकसभा में कितना ये जीत लेंगे। अब एक बात आती है कि समाजवादी पार्टी यहाँ अकेले है, वो लड़ तो सकती है, लड़ी भी जीती भी, लेकिन उसके पास बीजेपी से मुकाबला करने वाला संगठन नहीं है। संगठन को और उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसके नेता को और मेहनत करनी पड़ेगी और निकलना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें अभी समाजवादी पार्टी को करना है। उत्तर भारत में एक आस नीतीश कुमार के रूप में विपक्ष के सामने आई, लेकिन विपक्ष के नेताओं को एक साथ ला पाना ये बड़ा कठिन काम है। तराजू में मेढक के तौलने की तरह एक रखोगे तब तक दूसरा कूद जाएगा, क्योंकि सबके अपने अपने सोच है और सबकी महत्वाकांक्षा है। आप देखिए कि आज मायावती की पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं बचा जनाधार वाला। मायावती लोकसभा में 10 सीटें हैं उनके पास। अब वो जब अगर अकेले लड़ने जाएंगी, अगर किसी के साथ गठबंधन करें तो बात अलग है, अन्यथा उनके पास कोई बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में सतीश चंद्र मिश्रा को अगर आप छोड़ दीजिए तो सब चले गए। आधा ज़्यादा भाजपा ने ले लिया, जो बचा खुचा था समाजवादी पार्टी ने ले लिया। कांग्रेस के पास क्या बचा? बीजेपी कांग्रेस के लिए ऑपरेशन लोटस चला रही है और कांग्रेस में ऑपरेशन लोटपोट चल रहा है कि वो जैसे वो बुलाए नहीं उससे पहले लौटने के तैयार हैं। तो ये बड़ा स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में शून्यता की ओर है। अच्छा, वो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके पास अहंकार इतना है कि अगर किसी से गठबंधन करेंगे तो कहेंगे हम 50 सीट से नीचे लड़ेंगे नहीं। वोट पूछो कहाँ से है, वोट में जमानत बचेगी कि नहीं, इस पर कोई बात नहीं है, जवाब नहीं है। परिणाम जब बताता है तो अलग हो जाते, उस पर कोई समीक्षा नहीं होती। ये जो राजभर हैं, मौर्य हैं, ये जो छोटे छोटे दल हैं, ये सब बीजेपी को नहीं दिन भर कोसते, ये आपस में विपक्ष में लड़ते हैं। तो बीजेपी को ये कहाँ से रोक लेंगे लोग? देखिए, यूपी की सियासत में मुसलमान एक बचा था जो बीजेपी को वोट नहीं देता था। बीजेपी पहले ओबीसी को वोट लिया, जनरल का लेती थी, बनिया, ठाकुर, पंडित, लाला सब इकट्ठा किया। फिर अब वो आ गई कि भाई कुछ यादव और कुछ मुसलमान भी तोड़ो। अब वो भी उत्तर भारत में उसका अभियान चल रहा है, यूपी में खास तौर से चल रहा है। लेकिन बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, हमारे यहाँ होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई कहता है भाई कि खरीद फरोख्त चल रही, कोई कहता है कि अर्थव्यवस्था है, कोई कहता है रुपया गिर गया। वैसे हर आदमी ये जानता है कि जितना रुपया की चर्चा है इतना तो जितना रुपया गिरा शायद झुमका भी बरेली वाला न गिरा होगा, जितना बार बार गिर रहा है। लेकिन एक चीज़ है
कि समाजवादी पार्टी अधिवेशन करने जा रही है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बदल सकती, कम से कम प्रदेश अध्यक्ष बदल दे, किसी पंडित को बना दे, किसी ब्राह्मण को अध्यक्ष बना दे जो सवर्ण जातियों को जोड़े, कुछ एक लीडरशिप तैयार करे। कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, तभी आप मुकाबला कर पाएंगे बीजेपी से। वैसे विपक्षी एकता की जब बात आती है ब्रजेश जी, तो सीबीआई, ईडी और आईटी सब किस दिन के लिए रखी गई? हाँ, ये बड़ी मुसीबत है ये लोग। हाँ, ये मिलने नहीं देंगे। हाथ मिलाओगे रात के अंधेरे में तो सवेरे पकड़ लेंगे, जाओगे कहाँ? अच्छा, सब किसी का घुटना डूबा है, किसी का नाक तक गले तक डूबा है, डूबे तो सब हैं कुछ ना कुछ जी। तो अपनी जान बचाएं। तो समस्या इस बात की है, लेकिन हमारे देश में अब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के बाद नेताओं के एक डर और सताने लगा। जो दागी है वो डरते हैं कहीं कि सीबीआई, ईडी के बाद कहीं बीजेपी चीता न छोड़ दे उनके पीछे, इतना चीता ले आई है, उससे भी डरने लगे हैं नेता। तो अब जब चुनाव करीब आएगा तो गौ माता के लिए आंदोलन भी होगा, तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस प्रदेश में जी। लेकिन सियासत का एक फंडा है कि जो लोग आपको रेस में जीत कर नहीं हरा सकते, वो आपको तोड़कर हराना चाहते हैं। और अगर जनता का समर्थन हो तो ये आसान हो जाता है काम। बहरहाल, एक साहित्यकार ने लिखा है, ब्रजेश जी सुनिएगा, रफ़ीक सादानी औदम गोंडवी साहब का, कि जब 100 में 70 आदमी नासाद हैं तो दिल पर हाथ रखकर कहिए क्या देश आज़ाद है। और कोठियों से मुल्क के मयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। और बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की कुछ तो कदर करो, न जाने कब कौन सरकार में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे रुख करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह का। एसएन सिंह जी, डिबेट के पहले राउंड में आपके ऊपर गंभीर आरोप विपक्षी दलों ने लगाए और आपको मजबूत चुनौती देने का दम भी ठोका, और आसिम वकार ने भी कुछ सवाल आपसे किए हैं। गो अहेड। देखिए ब्रिजेश जी, क्या देश की जनता वोट डालते समय नहीं देखेगी कि किसकी सरकारें पहले थी और किस तरह से कार्य करते थे? कहते थे कि पूरे देश पे सिर्फ एक धर्म का अधिकार है, क्या ये जनता दोबारा याद नहीं करेगी? क्या जनता ये याद नहीं करेगी कि सुरेश कलमाड़ी एक अलग घोटाला कर लेते हैं, 2G अलग घोटाला हो जाता है, कोयला अलग घोटाला हो जाता है? क्या देश की जनता ये भूल गई है कि जो यहाँ भगवान राम का मंदिर अगर बनने जा रहा था और संवैधानिक दायरे में बनने जा रहा था, जब कोर्ट भी कह रहा था तो 5-5 वकील इसलिए खड़े किए जा रहे थे कि हमारे वोट कट जाएंगे? क्या देश ये नहीं देखेगा कि जो लोग सिखों की हत्या करा देते हैं और एक बार भी माफ़ी नहीं मांगते हैं, क्या वो उनको वोट करेंगे? क्या देश ये नहीं देखेगा कि एक कानून एक धर्म के लिए ले आया जाता है कि फला धर्म के लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था चला सकते हैं और दूसरे धर्म के लोग नहीं चला सकते हैं? क्या देश ये नहीं देखेगा कि जो पाकिस्तान से भारत चले आए हिंदू, उनकी संपत्ति तो वहाँ की सरकार की हो गई और यहाँ की संपत्ति वक्त की हो गई, और जो हिंदुओं की संपत्ति है वो भी कभी समाजवादी पार्टी कानून भर के, कभी सरकारी संपत्तियों को वोट के लिए वो एक धर्म को दे देती है? क्या देश ये नहीं देखेगी? क्या देश ये नहीं देखेगी कि मुजफ्फरनगर जैसा कांड होता है और पूरी सरकार शिद्दत से एक धर्म के साथ खड़े होकर कहती है कि दूसरे धर्म के लोगों को सिर्फ गिरफ्तार करिए, पहले धर्म को छोड़ दीजिए? क्या देश ये याद नहीं रखेगा कि किस तरह से बुलंदशहर में एक दुष्कर्म हो जाता है और माँ बेटी को पूरे परिवार के सामने बांध के दुष्कर्म की घटना को दिया जाता है और सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक माफी मांगते हैं? क्या देश नहीं देखेगा कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते हैं यादव सिंह के लिए? क्या प्रदेश ये बात याद नहीं रखेगा कि जो वाराणसी में, कानपुर में, अयोध्या में और रामपुर में घटना को अंजाम देते हैं, एक धर्म के नाते उनको आते ही छोड़ दिया जाता? और ये भी नहीं कि गलत आरोप था, बाद में वो अभी तक जेल में है और सजा हो गई है। तो आप चाहते हैं कि धर्म के नाम पर लोग वोट दे दें? देखेंगे। दूसरी बात, वकार साहब की,
अरे धर्म के नाम पे नहीं भाई, क्या धर्म को आप चाहते हैं कि ये धर्म समाप्त हो जाए? नहीं तो धर्म के नाम क्या पर यही वोट चाहते चाहिए हैं कि ये आपको? धर्म समाप्त हो जाए? आपने ये भी 8 नहीं बातें होगा। गिनाई, 8 वैसे ही थी, एक जैसी। अरे विकास की तो बात कर लीजिए, हमने तो विकास की बात किया, विकास को माना कौन? उन्होंने कहा रुपया। आज जो है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आप नहीं स्वीकारेंगे और विजय जी स्वीकारना भी नहीं चाहिए। नाम है विपक्ष, विपक्ष की पार्टी, अगर जिसका नाम ही विपक्ष है, जो हमारे साथ खड़ा ही नहीं होगा, निश्चित तौर पे हमारी बात को नहीं एक मिनट रुको, आप वकार क्यों साहब नहीं की बोल- पार्टी आप का उनको नाम बोलने ही दीजिए। संविधान के विपरीत है। ये अच्छा, आसिम वकार ने भी धर्मनिरपेक्ष कुछ आपसे देश में प्रश्न पूछे थे, उनका जवाब देंगे क्या आप? यह नाम अरे मैं आपको बोल रहा हूं तो हमें आप बोलने दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ब्रिजेश जी, मैं कह रहा हूं, जिस पार्टी का नाम ही एक धर्म पे आधारित हो और वो कहे कि सिर्फ 15 मिनट की छूट मिल जाए तो कोई हिंदू देश में नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपीठ निर्णय सुना देता है और जो कहता है कि मैं जीवन में कभी नहीं मानूंगा, जो कहता है कि हम CA/NRC को कभी नहीं मानेंगे, जो संविधान को मानता नहीं है, वो चैनल पे क्या वो कहीं पे भी नहीं मानेगा? क्यों? तो खुलेआम चुनौती कर चुका है कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते, हमें खुली छूट का इंतजार है। Thank और you. जब भी वो इंतजार हमारा पूरा हो जाएगा, निश्चित तौर पे यहाँ वो लोग नहीं रहने पाएंगे जो हमारे विपरीत विचारधारा के हैं। ब्रिजेश जी, मनोज काका सर बताइए कुछ अच्छा आप बोल रहे, एक सेकंड मनोज जी रुक जाइए। सर, आसिम वकार कुछ इंटरव्यू, यस ठीक, SN बारी सिंह से साहब, पहले आपको। SN सिंह साहब, जितने आरोप लगाना वो लगा लीजिए, आपके सारे आरोप यहाँ सर पर, लेकिन खाली इतना बता दीजिए कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में ठाकुर ये कहे, योगी जी कहें या राजनाथ जी की प्रधानमंत्री बनना है, तो क्या गुनाह है उनका? नहीं बन सकते। सवाल पूरा हो गया? हाँ, हो गया सर। वकार साहब, आपसे अगर पूछा जाए कि अगर उस पार्टी का नाम धर्म के आधार पे बदल दीजिए, हिंदुओं को भी साथ में ले लीजिए, तो आप नहीं बदलेंगे ना? क्योंकि आपकी राजनीति उस चीज से शुरू हो रही है। और आप जो बांटने का कार्य कर रहे हैं, वो कमजोर भारत था, ये बड़ा मजबूत भारत है, ये जगा हुआ भारत है। उसमें भी सिर्फ 14,000 लोग विदेश से आए और भारत पे हुकूमत किए, लेकिन आज एक एक आदमी उन 14,000 पे भारी है। आज वो हुकूमत सपने की संपत्ति हो गई है, इस नाते आपको तकलीफ है। थैंक यू SN हम सिंह उसी जी। को सर, जगा मैं खाली आपसे थैंक यू सर, मैं एक ये एक करके पूछ रहा बोले, हूं, एक एक मैं ये वन बाय पूछ वन, रहा हूं, वन बाय जो वन। मैं ये भारत के पूछ लोग रहा ओके। हूँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर योगी जी बनना चाहें तो आप सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? मैं वही तो बता रहा हूं कि जिस तरह से आप अरे लोग सर, आप आए प्रवक्ता तो और उत्तर प्रदेश सोचे के कि हैं। हम तो सिर्फ कम संख्या में चल रहे हैं और वहीं बांट देंगे, वहीं बांट के आधे को मिला लेंगे, आधा हमारे साथ रहेंगे और हुकूमत करेंगे, किसी का गला काट देंगे, किसी का कुछ कर देंगे, वो अब होने वाला नहीं है। थैंक यू मनोज काका जी, गो वो अहेड बीत बताइए चुका, वो आपके 10 पास दिनों की बात है। क्या तैयारी यही है नया इनसे इतिहास निपटने के है। लिए? बस मनोज आप काका सब गो यही अहेड। नया इनसे भारत है, निपटने की जो यही नया तैयारी उत्तर है वो प्रदेश। थैंक यू SN सिंह जी। मनोज काका गो उत्तर अहेड। प्रदेश के जनमानस में नौजवानों से लेकर के माताओं, बहनों और सभी ने लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम आपने इनको सटीक पकड़ा कि इनको धर्म के आधार पे वोट चाहिए। इनसे पूछना चाहता हूं कि अंकिता जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है, किस धर्म की थी? आपको शर्म नहीं आती है? उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 विद्यार्थी कितने दिनों से आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? पूरे देश में बेरोजगारी है, लोग युवा आत्महत्या कर रहे हैं, किस धर्म के लोग कर रहे हैं? आप धर्म के आधार पे वोट लेना चाहते हैं? आप किस तरह की सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं? राम मंदिर का बड़ा श्रेय लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चलता है क्या देश का उच्चतम न्यायालय? देश के उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय लिया और उसके देश की सभी अपनी अपनी बारी में नो, कोई किसी के बीच में इंटरव्यू ना करे। नो प्लीज, अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी अपनी बारी। ब्रिजेश जी तो इनसे कहिए कि भाषा की मर्यादा रखें। बोलिए आप, ब्रिजेश जी इनसे कहिए कि भाषा ठीक है की ठीक है, मर्यादा आपकी रखें। बात ऑब्जेक्शन नोट हो गया, ऑब्जेक्शन नोट कर लिया। डॉलर के मुकाबले रुपया पूरे एशिया में, और आपको एक तथ्य बता रहा हूं, पूरे एशिया में 10 जो मजबूत करेंसी है उसमें भारतीय रुपया आता था। आज रुपया की हालात ये है कि एशिया में भी जो 10 मजबूत रुपया है, जो 10 मजबूत करेंसी है, उससे रुपये को बाहर कर दिया गया। यह है आपका विकास, यह है आपका विकास कि इस देश का नौजवान आत्महत्या कर रहा। और आपकी शुचिता और आपकी न्याय धर्मिता यह है कि आपके नेता वेश्यालय चलाना चाहते हैं। शर्म आती है? नहीं आती है? आप अपराधियों के पीछे खड़े होते हो। आप हाथरस में जो होता है, आपका सांसद जाके दुरंदों से मिलता है,
पीलीभीत में क्या होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आपको जानकारी नहीं है Conclude तो कम करें। से कम मुझसे पूछ लेते आप पीलीभीत में क्या हुआ है। आज जो खबर आ रही है औरैया में क्या हुआ है कि एक सामंती किस्म के उच्च तथा कथित लोग दलितों अरे के मुझे बच्चों को गायत्री पीट रहे हैं। प्रजापति इसकी के लोगों से जवाबदेही पूछना किसकी है? पड़ेगा। आपकी है Thank कि you. नहीं है? जोगेंद्र सुरेंद्र प्रसाद राजपूत जी, जो बहुत शुक्रिया आप हत्याकांड दोनों है, का। उससे धन्यवाद। पूछना पड़ेगा तो हमें धन्यवाद। शर्म सुरेंद्र आएगी। राजपूत जी को स्क्रीन पे लाया जाए। धन्यवाद मनोज जी। में कौन जात के लोग रहते हैं? मनोज जी, शुक्रिया। मेट्रो में कौन जात के लोग रहते हैं? थैंक यू, थैंक यू। जातिवादी और निरीह लोग, सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत तुष्टीकरण शुक्रिया आपका की मनोज भाई। राजनीति मनोज जी, करने वाले धन्यवाद। लोग, शर्म नहीं आती है? धन्यवाद, आज धन्यवाद। देश जवाब मांगना Thank चाह you. रहा है तो जवाबदेही कौन Thank देगा? you, जवाबदेही? thank you, thank आप you. नहीं दोगे तो कौन ओके, देगा? सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पे लाया जाए। दो जवाब दो। भाई सुरेंद्र बढ़ाया राजपूत जी। जाता है, गलती अभी हो एसएन जाती सिंह है। ने कहा कि और वोट इन शर्म दो तब पर वोट आती है चाहिए। जब बदायूं में आप दो तरफ बच्चियां से क्या हाथी प्रतिक्रिया है? पीछे थैंक यू। गई है और दूसरा आप दोनों लड़े नहीं, घटना सिर्फ को सुरेंद्र अंजाम राजपूत दिया बोले। जाता सुरेंद्र है। जी, go ahead, आप बोले। आपके पाप को भी हमने Thank you. धोने का कार्य किया। मनोज जी, जो बुलंदशहर के एसएन सिंह जी, हाईवे क्या पे प्रॉब्लम लश्कर की है? घटना को अंजाम दिया, दोनों शांत, उसको भी सिर्फ सुरेंद्र राजपूत जब बोले। घाट पहुंचाने का सुरेंद्र कार्य जी, भारतीय go ahead। जनता पार्टी ने किया। ये कोई कुश्ती नहीं हो रही भाई साहब, दोनों शांत हो जाइए। जनता की दोनों शांत होइए। सफाई में लेकर कर लूट दोनों लोग लेता शांत हो था, जाइए। शर्म वो करे। दोनों लोग शांत होइए। 36,000 शांत करोड़ का होइए। हिसाब ही नहीं अरे देते कूल था। डाउन, कूल डाउन। शर्म वो सुरेंद्र करे, राजपूत जी, धर्म आप के लिए बोले। कानून बनाता था। आप बोलना शुरू करिए, शांत हो हम जाइए। आप कानून बोले। बनाते हैं, किसी धर्म के हाँ, ठेकेदार थैंक नहीं यू। हो। नो मनोज जी, अगर हिंदू मनोज जी धर्म शांत, सबसे ज्यादा शांत, कभी शांत, ओके। बदनाम हुआ है, संकीर्ण हुआ है, दो बात- तो थैंक भारतीय यू। जनता मनोज जी की पार्टी आवाज का बंद कर ठेकेदार- दीजिए। सिर्फ सुरेंद्र राजपूत दो बोलेंगे। बातें बड़ी साफ हैं। इस आज की डिबेट ने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई पोल प्लैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी कमियों को पुरानी सरकार की कमियों के पीछे शिखंडी बनकर के छुपना चाहती है। अगर पुरानी सरकारों ने कुछ कमियां रखी तभी तो भारतीय जनता पार्टी आई। भारतीय जनता पार्टी देश के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। सत्ता जो है इतनी अहंकारी हो गई है कि बेरोजगारी का प्रश्न करो तो कहते हैं धर्म सामने कर देते हैं, सीमा का प्रश्न करो तो सेना को सामने कर देते हैं, किसी और चीज का प्रश्न करो तो पूरे के पूरे देश को राष्ट्रवाद देखो, को सामने उन्होंने तो कर अपना देते हैं। प्लान साफ साफ बता दिया। आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि जब बेरोजगारी का प्रश्न आता है ना ब्रजेश भाई, और महंगाई का प्रश्न आता है, सीमा का प्रश्न आता है, वहां हिंदू मुसलमान नहीं चल सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर सुबोध कुमार सिंह को मारा गया है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना जिला अध्यक्ष बनाया है, विवेक तिवारी को अगर मारा गया है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और गोरखपुर में वो जो लड़का था गुप्ता कानपुर का, उसको एक पुलिस ने दरिंदगी से अगर मारा है, हाथरस की बेटी को मारा गया है, तो इनमें से कोई भी किसी विधर्मी उसका नहीं था। एक बात जान लीजिए इस बात को। आप अपने कुकर्मों को, कुकृत्यों को हिंदू मुसलमान से जो छुपाना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, यह शिखंडीपन अब बिल्कुल नहीं चलेगा। चूंकि जनता जान चुकी है, जनता ये मान चुकी है कि बेरोजगारी का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, महंगाई का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोग यहां पर 5 किलो राशन खा करके जिंदा है, और देश में एक 634वें नंबर का उद्योगपति वो सारा पैसा लूट करके ले करके हम दो और हमारे दो के साथी उसको दे देते हैं, और देश दुनिया का Conclude करें सुरेंद्र जी। सर देखिए, डराइएगा मतलब आप उनके अरे झगड़े को बोले, तो अब आप समय टाइम देते कम हैं। बचा है, सिर्फ 5 मिनट और 3 लोग बाकी तो हैं। आप बताइए, आप कंक्लूड करें, मैं बोले। आपको बताऊं, दुनिया के 634वें नंबर के उद्योगपति को हिंदुस्तान के खजाने का सारा पैसा लूट करके दे दिया जाता है, और उसको दुनिया का 2 नंबर का धनवान बनाने के लिए। तो ये हिंदुस्तान के लोगों को गरीब बना रहे हैं और हिंदुस्तान के एक उद्योगपति को अमीर बना रहे हैं। ये बात जनता को अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। रेल, तेल, सेवा, सारी चीज इन्होंने बेच दी। देश की आत्मा तक को ये बेचने के लिए आतुर हैं विदेशी शक्तियों के साथ। आसिम वकार जी, देखो, उन्होंने तो अपना एजेंडा बता दिया, आप इनके एजेंडे से कैसे निपटिएगा? वैसे आपको उनकी पिच सूट करती है? नहीं सर, इनका एजेंडा बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। कैसे? सर फिर मैंने आपसे कहा चैनल पे नहीं डिस्कस कर सकता मैं, पर्सनली मैं बता तो दूंगा मैं आपको। और कहाँ डिस्कस करूंगा चैनल? चलिए चलिए एक काम करिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक 41%, इनका वोट बैंक 41% से घटा के लाइए या अपना वोट बैंक इनसे बढ़ा लीजिए, आप जीत लेंगे। अब इनसे ज्यादा वोट बैंक हो नहीं पा रहा है, सबका मिलकर भी नहीं हो रहा है, तो दूसरा फंडा यह बचता है कि इनका 41% घटाकर 31 कर दिया जाए या 21 कर दिया जाए। मतलब इनके वोट शेयर में 10% की सेंध लगी। मैंने आपसे कहा ना, या तो आप
एक लाइन खींची है, या तो वो लाइन छोटी कीजिए या उससे बड़ी लाइन खींचिए। इनके 41% को या तो 25%, 21% पे लाइए, और या फिर अपने को 41% से ऊपर ले तो ये जाइए। बाकी विपक्षी दल आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं करता आपकी पार्टी पे? सर आज नहीं करेंगे कल करेंगे, जाएंगे कहाँ बेचारे? मैंने बेचारे आपसे कहा ना, इनको पता ही नहीं बीमारी कहाँ है। वो कहते हैं कहीं उधर मिले ना हो, इस कारण थोड़ा डरे रहते हैं आपसे। सर सभी तो मिल चुके हैं, अकेले हम ही बचे हैं इनसे मिलने के लिए। ओके। सभी इनसे मिल चुके हैं, हाथ मिला चुके हैं। जनता पार्टी के साथ ना प्रत्यक्ष ना परोक्ष कोई संबंध नहीं रखा। बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके की बातों का यहां पर कोई स्थान नहीं। आ गए जवाब? सर आ गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री जो बनाया था वो आसिम बकार ने नहीं बनाया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिस मंत्रालय में लिया गया था वो देश की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। इतिहास पढ़ के आया कीजिए, रजाकारों की पार्टी को इतिहास पढ़ना चाहिए। सर वो देश की सरकार थी, उसमें कांग्रेस की सरकार नहीं थी। सर उसमें बहुत से और अन्य पार्टियों को भी लिया गया था। आपको मालूम है? सर आप नाराज ना साहब, होइए। नहीं, नाराज की बात नहीं अरे है। बात तो आप सुनिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं आसिम बकार साहब। आप भारतीय जनता पार्टी को और खुद को लाभ देना चाहते हैं। एक आदमी हिंदुओं की बात करता है, एक आदमी मुसलमानों की बात करता है। ये देश का सेकुलर मिजाज कहां जाएगा? हिंदुस्तानियों की बात ना आप करते हैं, सुनिए, ना सुनिए। भाजपा करती अरे है। सुन तो सुनिए लीजिए सर, सुरेंद्र सुनिए जी। सर। अरे किस बात की बात? श्यामा अरे प्रसाद आप मुखर्जी अपनी का बात गलत मान लीजिए उदाहरण ना। दिए। राजस्थान में बेरोजगारी दर 28% बोलिए, है। आसिम बकार बोलिए। राजस्थान में बेरोजगारी आसिम बकार की आवाज जाएगी। आसिम बकार बोलिए। आसिम बकार की बारी है। सुरेंद्र जी शांत हो जाइए ना। सुरेंद्र जी आप उनका समय ले रहे हैं, उनको बोलने नहीं दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में बचाने के लिए बोलिए आसिम बकार। सुनिए, नॉर्थ ईस्ट लोगों का गठबंधन। बोलिए आसिम बकार नॉर्थ बोलिए। ईस्ट ये गठबंधन है भाजपा ना, ना, का आसिम बकार और बोलेंगे। बोलिए आसिम MIM बकार। का। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा छेड़ने के लिए या मंदिर- मणिपुर ये सब लोकल पूरा पार्टी के देश की चुनाव जनता हुए, देख रही है उसमें कांग्रेस के बारे कांग्रेस में। और बीजेपी एलआई में थे। अरे भाई, औरंगाबाद में आप एलआई में थे, अभी- नांदेड़ में आप एलआई में थे। क्या बात कर रहे हैं? धन्यवाद। MIM की बताइए, किस हम लोग तरीके की एलआई में बात थे करते हैं? औरंगाबाद में, औरंगाबाद हरा दिया हमने अब इनको। मैं कह तो रहा हूँ MIM लोकल बॉडीज पे आइए ना। ओके, आजमगढ़ दीपक- में आप दीपक MIM मिश्रा। हमको ये चाहते हैं ब्रजेश दीपक भाई, मिश्रा, हमको ये आज क्या चाहते विपक्ष हैं कंपोजिट होकर हमको ये बीजेपी का चाहते हैं मुकाबला कि कर सुरेंद्र पाएगा? राजपूत जैसे- अभी तो ये आजमगढ़ डिबेट में बिखर गए। नहीं, हम तो चाहते हैं Yes, सुरेंद्र दीपक मिश्रा, go राजपूत ahead। जैसे जी। कम से कम 50 नेता ये कांग्रेस विपक्ष में। तो अभी डिबेट में बिखर गया, ये इकट्ठे होकर कैसे लड़ेंगे? कम से कम ठीक तो है। अभी तो दीपक खाली मिश्रा, राहुल आवाज गांधी को दीपक भगाया मिश्रा इन की लोगों जाएगी। ने। थैंक यू बकार साहब, शुक्रिया। बात करते हैं बिना अब वजह देखिए- बोलिए दीपक कांग्रेस मिश्रा की से- आवाज। अब कैसे क्या लड़ेंगे? आप इसी डिबेट में देख लीजिए। जब इसी डिबेट में एकमत नहीं हो पा रहे तो देश में कैसे एकमत हो पाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी से अपना झूठ सच के रैपर में जनता में प्रक्षेपित कर देती है। अभी हमारे साथी भाजपा के विद्वान साथी बड़ी चालाकी से मासूमियत से उन्होंने कहा गोया राम भाजपा के ही आदर्श हों। राम तो देश के आदर्श हैं। अल्लामा इकबाल के वो इमाम हिंद हैं। राजीव गांधी ने राम राज की बात अपने चुनावी सभाओं में की थी। राम मंदिर का ताला उन्होंने 1 फरवरी 1986 में खुलवाया था। चंद्रशेखर जी ने राम राज की दुहाई देने के नाते राजीव गांधी जी की आलोचना की थी। महात्मा गांधी रामराज की बात करते थे, लोहिया रामायण मेला लगाते थे। अब विपक्ष ये बात तक नहीं बता पा रहा है जनता सर को। लोहिया जी दूसरी तो सबसे बड़ी बात सीताराम कि राज्य हमारे की भी बकार साहब- अवधारणा पर अब विचार रखते थे। लोहिया ने तो सीताराम राज की बात की थी, रामराज से आगे। आप और लोग वही सबसे छोड़ बड़ी आए हैं बात सर। आदरणीय ब्रजेश जी, बीजेपी ने हमारे राम राज्य भारत- पकड़ लिया और लोहिया जी तो सीताराम राज्य की बात करते थे। आप तो वो छोड़ आए हैं सर, उनसे अपनी 2 ताकत कदम छोड़ आगे आए थे। हैं। लेकिन अब विपक्ष तो लोहिया के राह से चल गया। हमारे तो और सपा के साथी भी भूल सर गए वो लोहिया राम कौन राज्य है थे। तो और आपके एक बात और पास आदरणीय विरासत में ब्रजेश जी, सीताराम राज्य है सर। हम उनकी बात करते हैं, हमारे सम्मेलनों में भी होता है। खैर वो छोड़िए। एक और बड़ी बात, हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि भारत विकास कर रहा है। ठीक है, अरबपतियों के मामले में अच्छा है। अरबपतियों के मामले में हिंदुस्तान तीसरे भाई स्थान दुबे पर जी, है। हमारा एक ये अरबपति इकट्ठे होकर लड़ दुनिया में पाएंगे दूसरे पर बीजेपी है। से? लेकिन Thank you, मानवर दीपक यह भाई। भी तो बताया जाए शुक्रिया। कि 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे दुबे जी क्यों बोलेंगे। हैं? बताइए दुबे प्रति जी, व्यक्ति कैसे आय में लड़ोगे? हम देख रहे हो 146 तैयारी देशों से उनकी। पीछे क्यों लड़ेंगे हैं? क्यों नहीं? बहुत तगड़ी सॉलिड तैयारी है। इधर भी तैयारी है ब्रजेश जी, बिल्कुल तैयारी है। जनता त्राहि त्राहि कर रही है, किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। और जब जनता किसी चीज के खिलाफ होती है तो विपक्ष को वो अपने हिसाब से चला लेती है। क्या सन 77 आपने नहीं देखा? जब जनता आंदोलित होती है, तो इस 77 वाले हालात अभी हैं क्या? नहीं, इस समय किसान आंदोलित है, इस समय नौजवान आंदोलित है। हालात तो वही है, लेकिन सीट हार गए, इलाहाबाद पश्चिम में और कह रहे हैं इलाहाबाद किसान में क्या आंदोलन देख रहे हैं? छात्र आत्मदाह कर रहे हैं।
फीस सब बढ़ाई सीट जा हार रही गए है। हो पश्चिम में और बता रहे हो कि किसान आंदोलित नहीं, क्यों किसान आंदोलित नहीं है? किसानों को 2022 में इन्होंने कहा था थैंक यू। 2022 तक आप सबका आमदनी बहुत बहुत दोगुनी कर- धन्यवाद। सुरेंद्र जी मैं क्षमा चाहता हूँ, समय है नहीं, बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपने अपने स्टेटमेंट्स देने के लिए बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।